अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी व्यू ऑफ उत्तर प्रदेश इन जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर। और डीडी ब्लॉग की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली शकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो भाई लोगों, आज मैं वापस नोएडा के लिए निकल गया हूँ और बस्ती के आसपास हूँ। तो बस्ती क्रॉस कर चुका हूँ मैं तो। लेकिन सुबह निकला था तो मेरी तरफ तो बिहार में जहाँ से मैं निकला तो वहाँ पर तो धूप थी, बट यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। आप लोग मेरे पीछे जो है देख सकते हैं कि किस कदर बादल जो है वो घेर चुके हैं। और मैंने सोचा कि यार इस बारिश में फंसने जा रहा हूं मैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि जितने काले बादल हैं, जिस तरह के बादल हैं, उसमें होने वाली है बहुत ज़बरदस्त बरसात, बहुत ही ज़बरदस्त बरसात। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि बादल किस कदर घेरे हुए हैं और क्यों मैं कह रहा हूं कि क्या हालत है। दिन में अंधेरे जैसी जो है वो आभास हो रहा है, अंधेरे जैसा। भाई साहब, बादल तो ऐसे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। भयंकर बारिश होने वाली है। बस्ती बस जस्ट हमने क्रॉस किया है और आप देखिए ये बादल का नज़ारा आपको दिख रहा होगा, कितना ज़बरदस्त आपको बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। और अभी तक बूंदाबांदी शुरू नहीं हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर और मैं चल दूं तो इतनी देर में जो है वो बारिश पड़ने लगेगी। और भाई साहब, भयंकर बारिश होने वाली। भाई हम तो फंसने वाले हैं, मुझे लग रहा है भयंकर बारिश होने वाली है, भयंकर। चारों तरफ जो बादल है ना, भयंकर बादल है चारों तरफ। मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही बादल नजर आएंगे। भयंकर बादल है भाई, भयंकर। तो भाई दोस्तों देखिए, बारिश शुरू हो गई है, आपको बूंदें नजर आ रही हैं। तो भाई साहब, हल्की बारिश शुरू हुई है अभी, लेकिन अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम, बारिश की बूंदें जो हैं वो तेज होती जा रही हैं। तो जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी, बारिश भयंकर शुरू हो चुकी है, भयंकर। और अब सारी गाड़ियों का जो वाइपर है वो दनादन, जैसे मेरी गाड़ी का चल रहा है वैसे ही चल रहा है, सुपर फास्ट स्पीड में। आपको आवाज़ आ रही होगी। और अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, इसकी वजह से हमारी स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई है। अब आप देख सकते हैं स्पीड जो है वो नियर अबाउट 60, 50, 60 के आसपास ही चल रही है, क्योंकि आगे विजिबिलिटी भी कम हो रही है। आगे एक मेरे बस है और रास्ता भी बहुत लंबा है। अभी नियर अबाउट मुझे 700 किलोमीटर गाड़ी और चलानी है। और जो वेदर फोरकास्ट मैंने देखा है कि वो आगे भी वेदर ऐसा ही रहने वाला है, बारिश के आगे भी चांसेस हैं। यानी कि अब मुझे लग रहा है कि जहाँ पे ऑन एन एवरेज जो स्पीड होती है वो स्पीड 90 के अराउंड निकल जाती है, वो अब मुझे लग रहा है कि 50 के अराउंड निकलेगी। क्योंकि अभी भी जहाँ पे हाईवे पे हूँ मैं, तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखिए 60, 65, 70, इससे ज़्यादा स्पीड हो नहीं सकती अभी, क्योंकि बारिश है। और बारिश में आप स्पीड को भी ज़्यादा नहीं कर सकते, विजिबिलिटी कम हो जाती है और आपको गाड़ी और ज़्यादा ध्यान से चलानी होती है। चलिए, बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा। 700 किलोमीटर करीब अभी मेरी जर्नी अभी बाकी है। हाँ आयु, बोलो। अरे भैया, क्यों धक्का मार रहे हो भाई? मत मारो, इतनी बारिश हो रही है, देख रहे हो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है। आयु, भयंकर बारिश हो रही है। आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? नजर आ रहा है? अच्छा, आ रहा? आपको नजर आ रहा है कुछ? बारिश का मजा ले रहे हो?
भाई लोगों, बारिश अभी भी हो रही है और हम लोग जो हैं वो अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए हैं। बोलो भैया जय श्री राम। जय श्री राम। तुम जय श्री राम। जय श्री राम। तो भैया जय श्री राम का नारा लग गया है। अब अयोध्या की नगरी की सीमा में घुस गए हम लोग, भगवान राम की जन्मभूमि पर। और थोड़ी देर में अयोध्या शहर भी पहुंच जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा, रास्ते से ही दिखाऊंगा। रास्ते से वैसे राम मंदिर दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी भूमि दिखानी बहुत ज़रूरी है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो भैया अब हम आ गए हैं सरयू नदी के ऊपर। अब आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं, आपको उधर नदी नजर आ रही होगी। तो हम आ गए हैं सरयू नदी के ऊपर, और जो इसका प्रमाण है कि बस अब हम अयोध्या शहर में एंटर होने ही वाले हैं। सरयू नदी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। भगवान राम की नगरी अयोध्या इसी के किनारे बसी हुई है, तो आप देख सकते हैं। अयोध्या में स्वागत है, लेकिन हम मंदिर पे नहीं जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे, क्योंकि अभी हमें जाना है वापस घर। तो इसलिए मंदिर पे जाना मतलब पूरे दिन का काम है मंदिर पे जाना, इसलिए अभी मंदिर पे नहीं जाएंगे, दर्शन करने नहीं जाएंगे। स्पेशली आएंगे तब जाएंगे। रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। जब स्पेशली आएंगे तो मंदिर के लिए ही आएंगे। हाँ भाई लोगों, तो हम पहुंच गए हैं जी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। तो आपको लखनऊ के दर्शन कराते हैं रोड के, मतलब लखनऊ में आसपास दिखाता हूं मैं। बाकी करीब आधी दूरी अब हमारी तय हो गई है। करीब 400 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हमने तय कर लिया है, 400 किलोमीटर, और करीब 550 किलोमीटर का सफ़र जो है वो भी और करना है हमें। वैसे तो लखनऊ बड़ा ज़बरदस्त शहर है, और आज है शनिवार का दिन, तब भी आप ट्रैफिक देखिए, लखनऊ का ट्रैफिक देखिए। ये आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा है, ठीक ठाक ट्रैफिक है। और वैसे शनिवार आज छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बाद भी अभी थोड़ा इधर ट्रैफिक कम हुआ है, वरना पीछे जिधर से आ रहा हूँ मैं उधर बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक था। तो आगे से जी बता रहा है हमें मैप हमारा कि बाएं घूमना है हमें, यानी कि वो लखनऊ कैंट वाला रास्ता जो है वो पकड़ना है मुझे, और लखनऊ कैंट होते हुए हम लोग सीधे एक्सप्रेसवे पे निकल जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक्सप्रेसवे पर, तब तक बीच बीच में आपको लखनऊ के दर्शन कराता रहता हूँ। तो ये सामने आपको दिख रहा है, सामने दिख रहा है मुझे ब्रिज के ऊपर मिर्जापुर 3 का पोस्टर दिखा। गुड्डू पंडित दिख रहे हैं, कालीन भैया भी उसमें दिख रहे थे। ये भैया जी जलवा है, भौकाल है लखनऊ में, है कि नहीं? देखिए जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क, बहुत ज़बरदस्त पार्क है ये। बड़ा ही खूबसूरत शहर है लखनऊ, बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। वैसे तो मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, मतलब ऐसा नहीं क्रॉस ओवर करते हुए नहीं। वो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है, आपको एक उसका रिप्लिका उसकी दिख रही है, ब्रह्मोस मिसाइल की दिख रही है। लखनऊ में इसकी एक समझ लीजिए फैक्ट्री है लखनऊ में।
हमें जाना है राइट। राइट बता रहा जाने को। दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ हम जा रहे हैं। 5 किलोमीटर है अभी यहाँ से, तो यहाँ से एंट्री हो जाती है। अब हम लखनऊ शहर का बिल्कुल आउटर पे आ चुके हैं, लखनऊ शहर के। और ये रास्ता सीधे हमें लेकर जाएगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो है 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। और उसके बाद फिर वहाँ से हम राइट होंगे आगरा से, जो है आगरा एक्सप्रेसवे, जो हमें पहुँचाएगा सीधे नोएडा। हाँ जी भाई साहब, तो देखिए अब यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे और ये हम एक्सप्रेसवे पे आने वाले हैं। लेफ़्ट जाना है। लखनऊ शहर हम पार कर चुके हैं और अब हमें एक्सप्रेसवे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बार एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, उसके बाद थोड़ी दूर बाद टोल आ जाता है और टोल की पेमेंट अपने आप RFID से कट जाती है। पैसे देने नहीं होते, मतलब सीधे आपके बैंक अकाउंट से आपकी जो टोल की RFID है उससे पैसे कट जाएंगे। और फिर आप देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे। तो अब देखिए बस आने वाला है। ऊपर जो दिख रहा है आपको एक्सप्रेसवे की ही सड़क दिख रही है लग रहा है, और हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ से ये लूप लेना है, लेफ़्ट में लूप जा रहा है और ये लूप लेकर हम सीधे एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। ये लूप ले लिया हम लोगों ने। चलिए भाई, आगमन हो गया है। अब देखिए अगर आप इस पर गलती से चढ़ गए हैं तो 63 किलोमीटर बाद नेक्स्ट आपको एग्जिट मिलेगा, मतलब 63 किलोमीटर्स आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये है भैया हमारा एक्सप्रेसवे, देश किसान। कन्नौज है जी 98 किलोमीटर और आगरा है 316 किलोमीटर। तो अब इसी सड़क पर चलते रहना है 316 किलोमीटर तक। और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी की स्पीड बताई जा रही है, बस की स्पीड बताई जा रही है, इस पर 80 रखनी है। जो कार और इसकी स्पीड है वो है 100। और जो सबसे राइट वाला लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है, मतलब नॉर्मली आपको उस लेन में गाड़ी नहीं चलानी है क्योंकि वो है ओवरटेकिंग लेन। बाकी आप बीच वाली लेन में चलाते रहिए। लेफ्ट वाली लेन ट्रक बस की है और आप चलते रहिए इस पर, मज़े में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जगह जगह इसमें स्पीड कैमरे लगे हैं। अगर आपने 100 से ऊपर की गाड़ी चलाई और स्पीड कैमरे में पकड़े गए तो भैया 2000 रुपये का चालान है स्पीड का। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे 3 चालान है, 6000 रुपये वो भरने मुझे। तो दोस्तों आपको टोल गेट दिख गया हो गया, ये हमारे एक्सप्रेसवे का टोल गेट है। आगे गेट्स लगे हैं, आपकी RFID से वो कनेक्ट होगा, रीड करेगा और
मुझे लगता है कि 600 रुपये के अराउंड इसका टोल है शायद यहाँ पर। अब चूँकि एग्जैक्ट देखा नहीं मैंने कितना लिखा हुआ था, और आदत भी नहीं रहती भाई, रिचार्ज करा देते हैं हम RFID, वो RFID लगी हुई है तो RFID रिचार्ज करा देते हैं और फिर अपना आना। टोटल जो टोल लगता है मुझे घर मतलब नोएडा से गोपालगंज जाने में तो नियर अबाउट 1700 रुपये का टोल लगता है, जिसमें 2 एक्सप्रेसवे के टोल हैं और बाकी जो हाईवे के टोल होते हैं वो है। तो हाईवे के टोल थोड़े छोटे हैं, एक्सप्रेसवे के टोल थोड़े महंगे हैं। तो देखिए कोई कैश का काम नहीं होता, कैश यहाँ पे नहीं चलेगा। फास्टैग आप लगाना अनिवार्य है, बिना फास्टैग के आप गाड़ी जो है नहीं लेके जा सकते, वरना फ़ाइन बड़ा ज़बरदस्त है। या तो फास्टैग ले लो, फास्टैग ख़रीद लो। तो अगली गाड़ी चली गई, अब जो है हमारी गाड़ी जाएगी और वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। ग्रीन हो गई, टैग से पैसे कट गए और हम एक्सप्रेसवे की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, एक होटल है आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं रेस्ट लेने के लिए। ये करीब लखनऊ से 100 किलोमीटर आगे एक्सप्रेसवे पर ही है। तो यहाँ पर अपना रिफ्रेशमेंट लेंगे, खाना पीना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, गाड़ी को भी रेस्ट दिए। लेकिन आपको कोई आवाज़ आ रही है, ये आपको आवाज़ आ रही है? यह आवाज़ जो है वो मेरे पीछे खड़े पेड़ से आ रही है, और इस पेड़ पर कुछ या तो ये झिंगुर की आवाज़ है या कुछ है। ये आवाज़ सुनिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको ये पेड़ के ऊपर कीड़े दिख रहे हैं? आपको ये देखिए, ये देखिए, ये आपको जो है क्या आपको कीड़े नजर आ रहे हैं? ये कोई फतिंगा है क्या है? ये दिख रहा है? दिख रहा है? ये देखिए, ये दिख रहे हैं? आपको दिख रहे होंगे, ये इनकी आवाज़ है। अब ये झिंगुर हैं या किस तरह के कीड़े हैं, आपको आवाज़ दिख रही है ना? ये देखिए, ये देखिए, ये वाले कीड़े हैं। अब ये झिंगुर हैं कि क्या है, ये कौन सा कीड़ा है मुझे नहीं पता, बट इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। कितनी आवाज़ तेज है, इस पूरे पेड़ पर कितने हैं। ये गुलमोहर का पेड़ है, आप देखते हैं गुलमोहर का पेड़ है, और इस पर ये बहुत भयानक आवाज़ आ रही है। सुन रहे हैं ना आप ये आवाज़? तो दर्शक अगर जो जानते हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और पूरे पेड़ पर ये कीड़े हैं, पूरे पेड़ पर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए, ये देखिए, और ये उन्हीं से आवाज़ आ रही है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कौन से कीड़े हैं ये। अब भाई दोस्तों, तो करीब शाम के 6 बजने वाले हैं और अब मैं आगरा पहुंचने वाला हूं। तो यानी कि करीब करीब 800 किलोमीटर का जो सफर है वो मैंने तय कर लिया है, और इसमें मुझे लग गए हैं 13 घंटे 800 किलोमीटर का सफर तय करने में। ये वाला एक्सप्रेसवे अब खत्म होने वाला है, लेकिन इस 13 घंटे में करीब करीब 1.5 घंटे का स्टॉपेज टाइम है। 3 बार रुक चुका हूं मैं, 1.5 घंटे करीब रुका हूं मैं। और अब हम सफर के आखिरी पड़ाव में पहुंचने वाले हैं, जब मैं इस लखनऊ एक्सप्रेसवे को छोड़ूंगा और आगरा एक्सप्रेसवे को पकड़ूंगा। तो ये कनेक्टिंग है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। बस इस एक्सप्रेसवे से निकलकर उस एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाना है। वो सड़क उसी एक्सप्रेसवे पे जाती है। तो यानी कि अब 200 किलोमीटर का सफर और बचा है, और इसमें लगेंगे करीब 2 घंटे। तो एक स्टॉपेज और लूंगा आधे घंटे का, तो 2.5 घंटे लगेंगे। यानी कि 8:30 बजे तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। और जाहिर सी बात है कि ये ऐसा मुमकिन इसलिए हुआ है क्योंकि सड़कें बहुत शानदार है। अब सोचिए कि 800 किलोमीटर का सफर तय कर चुका हूं, 200 किलोमीटर और करूंगा, यानी कि 1000 किलोमीटर का सफर, और 14, 14.5, 15 घंटे मान लो आप। 15 घंटे में मैंने 16 घंटे मान लो, चलो मैक्सिमम 16 घंटे मान लो, जिसमें 4 स्टॉपेज टाइम, 2 घंटे का स्टॉपेज टाइम निकाल दो, तो 14 घंटे में मैंने तय कर लिया। तो इससे आप सोच सकते हैं कि भाई हमारे जो सड़क का इंफ्रा है, सड़क का, वो कितना जबरदस्त है कि 1000 किलोमीटर्स
सफर कर लिया और जरा भी मुझे थकान नहीं लग रही, बस क्योंकि क्लच गियर बदलना नहीं है। क्लच गियर एक 5 नंबर का गियर लगा, लखनऊ से चले जा रहे हैं, बस जहां रुकना था दो जगह रुका हूं, इधर 2 जगह रुका हूं, बस उसी के अलावा ना ब्रेक लगाया ना कुछ, बस चलता जा रहा है, एक्सीलेटर पे पाँव चलता जा रहा है। अब देखिए 112 की स्पीड में चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत 110 के आसपास चलाता हूं मैं, 110 भी नहीं, मतलब 110 से नीचे रहता है। कभी कभी अब ध्यान नहीं जाता क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है, तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता तो चला जाता है। लेकिन अब जो है वो आगरा हम पहुंच गए हैं। अब थोड़ी देर में आपको आगरा का इनर रोड नजर आएगा और वो हमें जोड़ देगा दिल्ली वाले एक्सप्रेसवे पर, उससे हम पहुंच जाएंगे जी नोएडा। रुको देखिए भैया, तो ये जो है आगरा लेफ्ट और राइट दिल्ली। तो अब जो है हम जा रहे हैं आगरा एक्सप्रेसवे, जिसे हम ताज एक्सप्रेसवे कहते हैं। अब उस पर ये रास्ता सीधे चला जाएगा इस एक्सप्रेसवे से निकलकर। तो भैया आप व्यू देखिए, सूरज डूबने वाला है और हम जो है अब आ गए हैं ताज एक्सप्रेसवे, जो एक्सप्रेसवे जोड़ता है ग्रेटर नोएडा को आगरा से। तो ये 200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है और हम इसे 2 घंटे में पार कर जाएंगे, यानी कि 2 घंटे में अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। तो बड़ा मजा आया और अब आखिरी चरण शुरू हो चुका है हमारी जर्नी का। तो बस अब एक्साइटमेंट पूरी है, क्योंकि अब जो है, अब देखिए 187 किलोमीटर्स जो है वो बचा हुआ है। तो 187 किलोमीटर जाना है और ये 187 किलोमीटर्स बहुत जल्दी हम पार कर जाएंगे, क्योंकि गाड़ी नियर अबाउट जो है वो 100 की रफ्तार में चल रही है। तो इस वाले एक्सप्रेसवे पे भी हम 100 की रफ्तार में गाड़ी चला सकते हैं। तो भाई खास तौर पर मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए 1000 किलोमीटर की यात्रा कर ली मैंने और सड़कों की हालत आपने देख ली कि हमारे देश में सड़कें कैसी हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि डेवलपमेंट कैसी है। 1000 किलोमीटर मैं आ चुका हूं, 1000 किलोमीटर, समझिए इस बात को। और पूरे देश में ऐसे ही सड़कों का और एक्सप्रेसवे का और नेशनल हाईवेज का जाल बिछ चुका है और भी नए जाल बिछाए जा रहे हैं इस तरह की सड़कों का। तो भैया लौट के बुद्धू नोएडा आए, वेलकम बैक टू नोएडा। तो अब एक्सप्रेसवे से निकलकर हम लोग नोएडा में एंट्री करने वाले हैं। तो बस अब यही थी जर्नी, नोएडा आ गए हैं और मुश्किल से हाफ एन आवर मुझे और लगेंगे मुझे अपने घर पे पहुंचने में। ये नोएडा का बॉर्डर है, तो नोएडा आ गए। तो भैया व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी जर्नी में बड़ा मज़ा आया होगा, आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखी होंगी, साथ ही आप लोगों को नज़र आया होगा कि कितना बढ़िया इंफ्रा बना है, हमारे यहाँ डेवलप हुआ है। और तो देखिए यहाँ पर लिखा है धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय है, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया एक्सप्रेसवे और यहाँ से जो है अब नोएडा चालू हो गया। तो नोएडा में एंट्री हो गई है हमारी, मतलब ग्रेटर नोएडा में एंट्री हुई है और देखिए ऊपर मेट्रो जा रही है। तो साइन ऑफ करता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग में, कुछ ना कुछ अब करूँगा, ब्लॉग पर भी वीडियो डालूंगा। थैंक यू गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हौसला अफजाई कीजिए। धन्यवाद जी। 1000 किलोमीटर जाना है। ऐसी रोड्स हो तो फिर तो बंदा चला जाता है, फिर तो कोई मसला नहीं है। रोड्स भी होनी चाहिए ना, ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में 10 किलोमीटर ठीक है, आगे 2 किलोमीटर खराब है, फिर 100 किलोमीटर ठीक है तो फिर 50 किलोमीटर खराब है, ऐसे तो नहीं ना फिर जाने होता। ये वही हिसाब हो गया जब हम चकवाल गए थे तो थोड़ी सी रोड थी, उस वक्त तो बन रही थी, लेकिन अभी तो बन चुकी है, फिर खराब वो सिस्टम था। लेकिन ब्लॉग देखकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम इनकी वीडियोस करते हैं, 2 चैनल के जो है उनकी वीडियोस करते हैं, तो एक डिफरेंट फॉर्मेट में देखना एक इंसान को। पहला ब्लॉग हमने इनका किया था एक, तो ये सेकंड वाला था आई थिंक। तो मैं कहूँगा कि इनके साथ ये जर्नी करके हमको भी मज़ा आया और ये विद फैमिली थे और वो एंजॉयमेंट कर रहे थे और लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये भी एक चीज़ ठीक है कि जो भी जितने भी फॉलोअर्स समेत हमारे पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं वो रोड्स को देखेंगे यार, कि यार कितना बेहतरीन निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, और कितनी इन ईज वे इतना लंबा सफ़र, क्योंकि पाकिस्तान में आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हो तो अक्सर
औकात लोग सोचते हैं यार गाड़ी रहने दो, ट्रेन या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, कंफर्ट लेवल में सिंगल वे में जाना लोग पसंद करते हैं कि चलो चले जाते हैं यार, ठीक है। और क्यों? क्योंकि जब आपने ट्रैवल करना होता है विद फ्रेंड, तो आप इजी होते हो, कहीं पे भी रोक ली, कुछ भी कर लिया, या आपको गर्मी लगी या कुछ भी ऐसा सिस्टम हुआ, तो कहीं ना कहीं आप रुक सकते हैं, रोड्स की वजह से मतलब खराब है या कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो आप उस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो फिर आपको इस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं, तो फिर आपके लिए मसला बनता है ठीक ठाक, और फिर उन मसलों को रिजॉल्व करना, फिर आप पूछते हैं भाई कि हम इतना टैक्स देते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो रोड्स क्यों नहीं ठीक, और ये क्या किया हुआ है इन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब लगती हैं फिर, कि वो ये फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अब इतना सफ़र अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, खासकर बड़े तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा बहुत आप ट्रैवल करेंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे, या तो वो सो जाते हैं या फिर तंग आपको करते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, क्योंकि इतने लंबे सफर को उनको ना तो आदत है और ना उनको पता है कि यार कहाँ पहुंचना है और क्या करना है, वो अपनी इंजॉयमेंट में होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको तंग करते हैं। पीछे बाकी मुझे आवाज आ रही थी उनकी शोर की, कुछ देर के लिए तो वो सो गए थे मेरे ख्याल में, तो बाद में वो कुछ कर रहे थे और आवाजें आ रही थी। तो लेकिन यह है कि सफ़र हो और इन जैसी रोड्स हो, मतलब जैसे मोटरवे दिखाई गई, हमारी मोटरवे भी ठीक है, मैंने ट्रैवल किया उसके ऊपर, वो भी बेहतरीन है। लेकिन ये है कि ओवरऑल देखा जाए, सर्विस रोड है, जड़ी रोड्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर रोड जो है ना, अगर निचली से निचली रोड पे भी चले जाए ना, वहाँ पे भी आपको पायदार रोड मिलेगी, अच्छी रोड मिलेगी। और ये डिवाइडर वगैरह और ये चीज़ें जो है, लाइटिंग वगैरह, ये चीज़ें प्रॉपर वे में बनी हुई हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ध्यान दिया हुआ प्रॉपर वे में, उसमें कोई तोड़ फोड़ का ज्यादा शिकार वो चीजें नजर नहीं आती, क्योंकि एक चीज लगती है नई चीज, तो उसका कह लें कि दर्शन और ही होता है, उसकी दख जो है वो और ही होती है, फर्स्ट टाइम वो बड़ी नई लग रही होती है। लेकिन मसला वहां पे पेश आता है कि जब उसकी टेक केयर करनी पड़ती है प्रॉपर वे में, क्योंकि वो लो आया, उसको जंग लगेगा, लाइट है वो खराब होगी, तो उन चीजों को ठीक करना जो है, क्योंकि अगर एक ही लाइन में लाइट्स लगी हुई हैं दोनों तरफ की, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डबल एंगल पे लाइट थी, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अगर दोनों साइडों पे लाइट ऑन है और वो प्रॉपर वे में आपको ऑन नजर आती है, और बीच में अगर कोई दो चार हाफ होगी ना, तो कहीं नजर जाए ना जाए, ऑन पे जरूर नजर जाएगी कि यार ये क्यों खराब है, मतलब ये तो ऑन होनी चाहिए। तो ये चीज हम दूसरी कंट्रीज में पहले देखते थे, यूरोपियन कंट्रीज में, और कह लें अरब ममालिक जो हैं उनमें देखते थे कि यार ये निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, उन्होंने हर चीज़ जो है परफेक्ट रखी हुई है। जो कह लें कि पायदान है साइड पे, रोड्स के किनारे हैं, वहाँ पे भी आपको रंग रोगन परफेक्ट मिलेगा, ठीक है, लाइन में कोई चीज़ गंदी नहीं मिलेगी आपको, ऐसा लगता है कि सारा निज़ाम जो है ना साफ सुथरा है। इंडिया भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को अप्रोच करता जा रहा है, इंडियन अवाम उस चीज़ को अप्रोच करती जा रही है। अब ये टोल टैक्स जो टोल प्लाजा आया था बीच में, ठीक है, और वहाँ पे ये टैग जो है लोग लगवाते हैं, यहाँ पे भी लगवाते हैं, और वहाँ पे लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम है कि आपको जो है पैसे जो है पे करने पड़ते हैं ट्रैक पे में। अगर आपने नहीं लगवाया तो ऐसा कोई फाइन नहीं है, यहाँ पे तो पैसे दे के निकल जाते हैं, मतलब उस टोकन के पैसे नहीं देंगे, वो जो टैग लगेगा उसके पैसे नहीं देंगे, एक किस्म के रिश्वत के पैसे देंगे कि चल यार जान छुड़ा दे। वो जो जुर्माना पड़ा है, वो अगर 2,000 पड़ा है तो 2,000 में से जनाब आप सिर्फ 1,000 पे करेंगे, ठीक है, और उससे ही आपकी जान छूट जाएगी। ऊपर वाला 1,000 किधर गया? खुडे लाइन, मतलब साइड पे हो गया। वहां पे वो चीजें नहीं है, और ठीक है, इंडिया में होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, होता होगा, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने संभाला हुआ है। जितनी भी रोड उन्होंने दिखाई है, सबसे इंटरेस्टिंग सीन जो था वो मेरे लिए ये था कि बारिश हो रही थी और उसके ऊपर वो ड्राइव कर रहे थे, तो यकीन माने मज़ा आ रहा था। और क्योंकि बारिश वैसे ही इंजॉय करता है बंदा, और ऊपर से जनाब गाड़ी में हो और हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा हो, और बंदा आराम से ड्राइव करे, कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि बारिश जो है अलग ही कह लें कि इनर सोल को जो है ना, वो थोड़ा बहुत सुकून देती है, कहीं ना कहीं बंदे का मूड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बहरहाल इन्होंने ट्रैवल बहुत लंबा किया है, और जैसे हमने जब पढ़ते हैं, फिगर पढ़ते हैं टोटल, तो कहते हैं ओ हमें थकावट होने लगी है और रहने दे, इतना सफर नहीं करना। लेकिन इस जैसी रोड्स हो तो वाकई इंडियन लोग जो है खुशकिस्मत है कि उनको जो है ऐसी रोड्स मिली और ऐसी हुकूमत मिली है, ऐसे लोग मिले हुए हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और वाकई रोड्स बहुत बड़ी अच्छी थी, रोड्स देख के तो मैं भी हैरान था, इससे भी बात कर रहा था कि रोड्स देखी हैं कैसी हैं। और पाकिस्तान में तो रोड जो है कुछ कुछ जगह जगह पे ठीक भी हैं, काफ़ी जगह पे जो है ख़राब भी हैं।
और बंदा अगर इधर कोई नजदीक भी जाना पड़ जाए तो बंदा अजाब में पड़ा रहता है अगर रोड ना ठीक हूं तो थकावट इतनी हो जाती है। लेकिन वहां पे रोड्स बड़ी अच्छी हैं और लाइटिंग हुई हुई है रोड्स पे। यहाँ पे तो रोड्स पे कुछ भी नहीं होता, कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे, ज्यादातर जगह पे नहीं होता। और लाइटिंग भी दरख्त मांगने वाले होते हैं यहाँ। और ट्री वगैरह भी हैं साइड पे लगे हुए हैं। और जो बीच में एक ट्री आया है श्रीं का दरख्त जिसे वो कह रहे थे गुलमोहर। गुलमार, वो श्रीं का ट्री, इधर श्रीं कहते हैं उसको। तो उस पे जो वो बोल रहे थे, यकीन करें उधर जो कीड़े। बंदा किसी की जो है ना, किसी ने कुछ जुर्म किया हो ना तो वहां पे बिठा दें उसको ज़हनी टार्चर के लिए। तो बहरहाल ये है कि मजा आया है इनके साथ देख के। व्लॉग पूरा जो है वो अच्छा व्लॉग क्रिएट किया है, शॉर्ट सा व्लॉग था वो, जो खास खास पॉइंट थे वो इन्होंने मेंशन किए। और लेकिन ये तो अभी नहीं घर जा रहे थे और ये सिर्फ मतलब कि रोड का था। अगर किसी जगह स्पेशल जगह किसी जाते या मंदिर में जाते तो वो ज्यादा मतलब कि अच्छा हो जाता। वो किसी दिन टाइम निकाल के ज़ाहिर है जाएंगे, वो खुद भी कह रहे हैं। जो वो व्लॉग आएगा उस पे हम जरूर रिएक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, अयोध्या के हवाले से वो कह रहे थे कि कभी स्पेशली अयोध्या जाऊंगा और राम मंदिर के भी आपको दर्शन करवाऊंगा, अयोध्या सिटी भी दिखाऊंगा। उस दिन का हमें भी इंतजार है और उम्मीद करते हैं कि वो व्लॉग जल्दी आएगा। ये व्लॉग जो इन्होंने क्रिएट किया है, व्लॉग बहुत अच्छे से बनाते हैं। कुछ ना कुछ खास पॉइंट होते हैं जो इनके बताने के लिए होते हैं। एक तो इन्होंने अपना जर्नी जो है वो हमारे साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। पीछे बच्चे भी छोटे अपने बिठाए हुए थे, उनसे भी कुछ बात शेयर कर रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है। वो बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा है और जय श्री राम के नारे भी उन्होंने लगाए हैं। बड़ा एंजॉय कर रहे थे वो बच्चे भी इस जर्नी को, तो हमने भी साथ साथ बड़ा एंजॉय किए जर्नी को। इसमें मेन मकसद उनका दिखाने का ये था पाकिस्तानियों को स्पेशली कि ये देख लीजिए कि हमारे रोड्स जो हैं वो कितने बेहतरीन बने हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ बातों में या सिर्फ खबरों की हद तक हम दिखाते हैं जी कि इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम है वो बड़ा बेहतरीन है, वो ऐसे नहीं है। ये प्रैक्टिकल भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरा इतना लॉन्ग टाइम का सफ़र मैंने आप लोगों की आंखों के सामने किया और कितनी आसानी से मैंने कर लिया। बहुत बढ़िया व्लॉग हाँ, इन्होंने सुबह बनाया निकले, है। रात को हाँ जो है वापस घर पहुंच गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया व्लॉग बनाया है जी, हमने तो बड़ा एंजॉय किया है। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी एंजॉय करेंगे। और स्पेशली उन्होंने एक सवाल भी पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। वो ये उन्होंने पूछा है कि वो जो कीड़े मकोड़े बैठे होते हैं उनको आप लोग अपनी जुबान में क्या कहते हैं, जिनका इतना साउंड है कि वो छोटे छोटे से होते हैं लेकिन साउंड उनका इतना ज्यादा होता है कि जो इंसान है ना उसको थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त करने की मैं कहता हूँ कि तो मुश्किल चलो होती एक हो ना तो उसकी टेंशन नहीं है, उधर पता नहीं कितने सैकड़ों थे और उन सब की आवाज मिला के भाई उनकी ओए होए बोली है। पर होए। अक्सर जाती है। बारिश होने के बाद ये होता है हाँ, बारिश पाकिस्तान में। होने के बाद होता है उधर भी। बहरहाल जी हमारी लैंग्वेज में उसे पिंडा कहते हैं या टिड्डा कहते हैं, हाँ दोनों टिड्डे। दोनों यूज होते हैं। वर्ड जो है दोनों डिफरेंट हैं। अब ये हमें कीड़े का प्रॉपर पता नहीं लग रहा था, तस्वीरें में देखी है उसकी, वीडियो में देखा है, लेकिन मुझे वो टिड्डा नजर आ रहा है। ठीक है, नहीं, वो वाला टिड्डा नहीं है ये। ये वो वाला नहीं है, ये बिंडा भी नहीं है वो, लेकिन ये कलर उसका बिंडा भी सेम ही नहीं है, है। टिड्डा भी नहीं है, ये कोई और ही कीड़ा है। तो ये इसका नाम कुछ और भी होता है, मुझे भी ज़हन में नहीं है। लेकिन ये बिंडा और टिड्डा नहीं है। बहरहाल जी आप क्या अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो भी बताइएगा। और जबरदस्त ब्लॉग था, मजा आया, एंजॉय किया। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।